देखो आज क्या पढ़ोगे? हिंदी। तो कल तुमको एक पाठ पढ़ा दिए थे, श्रम विभाजन और आज तुमको पढ़ाना है कौन? विष के दांत ना। इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार के पटना। पटना में एक बदर घाट है, स्थान का नाम है कौन? नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी के एक नंबर विद्वान, और 1916 में इनका जन्म हुआ था। 1916 इनका जन्म। तो ये नलिन विलोचन शर्मा जो है वो तुम्हारे कोर्स में लिखे हैं विष के दांत। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोगों का जो गरीबों के प्रति जो विचार होता है उसमें प्रेम नहीं होता, नफरत होता है, घृणा होती है, ये दिखाया गया। और इसी चीज को दिखाने के लिए उन्होंने एक कहानी रखा जिसका नाम है विष के। कहानी का मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र, अगर मुख्य पात्र को, मेन नायक को हो तो छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है मदन। मदन है। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति हैं, अमीर, ठीक है। अपनी कंपनी है, कारखाना है सेन साहब को, आलीशान बंगला है। बंगला मतलब मकान, चार दीवारी से घिरा हुआ, और उस मकान के सामने बरसाती, बरसाती समझते हो? नहीं, वो बरसाती नहीं। अपने बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपने मकान के ठीक रूम के बाहर, मकान के ठीक बाहर में चार पाया गा करके ऊपर से छत दे देते हैं, ताकि वो बाहर से अगर आवे तो उसी बरसाती में गाड़ी खड़ा कर देते हैं कि वर्षा भी हो रही है तो उसके शरीर पर पानी न गिरे। अगर बारिश हो भी रही है और उनको कहीं बाहर जाना है तो कार में बैठ जाएंगे एक बूंद पानी नहीं, ठीक है। मान लो मेरा रूम है, अब वहाँ कार खड़ी है तो वहाँ जाने में तो हमको थोड़ा पानी दे पे पड़ेगा ही, शरीर में पड़ेगा ही, तो भीग तो जाएंगे ही। तो अपने घर के आगे में थोड़ा सा लंबा चौड़ा वो ढाल, उसको कहते हैं बरसाती। तो सेन साहब के, अमीर थे वो, कारखाना कंपनी, तो सेन साहब के भी बरसाती में एक चमचमाती कार खड़ी है, एकदम नई, काली सी, कोयल के समान, जिस कार को उन्होंने खरीदा था 7,500 रुपये। अभी नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा। 7,500 रुपये में सेन साहब ने वो कार खरीदी थी। कार का नाम था स्ट्रीमल इंड। हर एक गाड़ी का नाम होता है ना, चाहे कार हो कि मोटरसाइकिल हो। मोटरसाइकिल तो वो है, उसका अपना एक निजी नाम होता है। अपाची नहीं कहते हैं, हीरो होंडा, तो कवासाकी, ग्लैमर होता है ना, बुलेट। तो उसी तरह उस कार का नाम था स्ट्रीमल इंड, कार का नाम था, जो 7,500 में उन्होंने खरीदा था। अपने आहते में बरसाती में वो कार खड़ी थी। सेन साहब को 5 बेटी थी। सेन साहब, मिस सेन साहब। तो मिस सेन साहब कौन हुआ? उसकी बीवी, उनकी पत्नी। सेन साहब की शादी हुई, शादी के बाद लगातार उनको 5 लड़की ही हुई, बेटा होता ही नहीं था। अब 5 लड़की के बाद सेन साहब आशा भी छोड़ दिए थे कि अब हमको लड़का या बच्चा कोई होगा नहीं। तो
संतान होने की भी एक उम्र होती है, उस उम्र को वो पार कर रहे थे, इसलिए निराशा हो गई थी अब हमें संतान नहीं होगा। लेकिन बुढ़ापे में जाकर के एक बेटा हुआ उनको। किनको? अमीर आदमी अलग, बुढ़ापे में बेटा हुआ अलग, 5 बेटी के बाद बेटा हुआ अलग। इसलिए सेन साहब उस बेटे को बड़ा ही लार दुलार प्यार करते थे। किसको? अपने बेटे को। चूंकि सेन साहब बंगाली थे, तो बंगाली में लोग बेटा को कहता है खोखा। हाँ, प्रचलन भाषा है बंगाली का, खोखा। अब बेटी को लोग कहता है खोखी। हाँ, 5 बेटी थी सेन साहब को, लेकिन 5 बेटियों का जो पालन पोषण किया था, परवरिश किसने? सेन साहब ने। और गजब का, किसी को ये नहीं था आदेश कि कोई घर से बाहर निकलेगी और कोई जोर से हंसेगी। इतना अनुशासन में रखा था किसने? अब 5 बेटियां भी उसी तरह से घर में रहती थी। सेन साहब के प्रत्येक नियम का वो पालन करते थे, 5 बेटियां। सेन साहब ने उसे खेलने के लिए भी सिखाया था, हंसने के लिए भी सिखाया था, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया था ठहाका मार के जोर से हंसना, नहीं, केवल मुस्कुरा देना। खेलने के लिए बताया था, लेकिन ये नहीं शाम को 1 घंटा अपने घर के अंदर आहते में तुमको खेलना है, बस 1 घंटा, बस, ज्यादा नहीं। 5 बेटियां बिजली के समान काम करती थी। क्या मजाल कहीं घर में एक तिनका भी गंदा मिल जाए। 5 बेटियां नहीं। और ठीक इसके हम लोगों के घर में क्या खराबी है कि अगर पापा किसी का नाम लेकर के पुकार रहे हैं और वो नहीं है तो दूसरी बेटी भी नहीं बोलती है। लेकिन सेन साहब के परिवार में नियम नहीं था, एक को पुकारा तो तुरंत हाजिर होता, जी पापा। बोलने का ढंग भी था। अगल बगल के लोग सेन साहब की 5 बेटियों को देखकर कहते थे कि भगवान बेटी दे तो सेन साहब के समान दे। बड़ी बड़ी तारिकाएं, तारिकाएं समझते हो? हीरोइन सेन साहब की बेटी से हंसने के लिए सीखती थी। आज तक किसी ने सेन साहब की बेटी को हंसते हुए, दांत निकालते हुए नहीं देखा था, केवल हल्का सा मुस्कुराहट, ये सिखाया था। लेकिन जितना प्रतिबंध, जितना कानून, जितना अनुशासन सेन साहब ने किस पर लगाया था? 5 बेटियों पर। ठीक इसके विपरीत था बेटा पर। बेटा के लिए घर में कोई कानून नहीं था, क्योंकि बुढ़ापे में हुआ था। इतना दुर्ललित प्यार किया। बच्चों को प्यार करो, बिल्कुल प्यार करना चाहिए, लेकिन एक सीमा के अंदर करना चाहिए। सीमा से अधिक प्यार करने पर वही बच्चे क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। सेन साहब ने अपने खोखा पर कोई नियम, उसका नाम था कासू। हाँ, नाम क्या था? अब खोखा, खोखा तो लोग बंगाली में कहता है। कभी कोई ठोस नियम लगाया तो नहीं। धीरे धीरे वो लड़का इतना बदमाश हो गया कि घर का कोई भी चीज वो तोड़ देता था, फोड़ देता था, अपनी बड़ी दीदी पर हाथ भी उठा देता था। और सेन साहब और मिस सेन, 2 में से कोई कुछ नहीं बोलता। जबकि बच्चों को इतनी छूट देनी नहीं चाहिए कि अपने से बड़ों पर हाथ उठावे, ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है। इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन सेन साहब कभी ध्यान रखते नहीं थे। परिणाम हुआ कि खोखा काफी बिगड़ गया। लेकिन खोखा का बिगड़ना सेन साहब को दिखता नहीं था।
बड़े लोगों में यही खराबी होती है। बड़े लोग जो होते हैं ना, वह अपने से गरीब की तरफ, अपने से जो गरीब है उसके बच्चों को कुछ समझता ही नहीं है, आदमी की श्रेणी में गिनता ही नहीं है। गरीब के बच्चों में जो गुण है वो दिखाई नहीं पड़ता, वो गुण भी बड़े आदमी को अवगुण ही दिखाई पड़ता है। और अपने बच्चे में अगर अवगुण भी है तो बड़े आदमी को वो गुण ही दिखाई पड़ता है। तो इतना बड़ा बदमाश था कौन? खोखा उदंड। लेकिन फिर भी सेन साहब को खोखा अच्छा ही लगता था। सेन साहब समझते थे कि मेरे खोखा के समान कोई बच्चा है ही नहीं। और वो कल्पना करते थे, वो सोचते थे कि मैं अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा। हाँ, जब आदमी को अहंग आता है ना, घमंड आता है, तो उसका पतन होता है। सेन साहब में उतना अहंग का भाव था, अहंग समझ, अभिमान, इतना अहंग का भाव था कि जब कोई कभी उनसे मिलने आते थे तो काम की बात बाद में होती थी, पहले वो अपने बेटे की ही प्रशंसा शुरू कर देते थे। और दूसरे बच्चे के बारे में अगर सुनना तो पसंद करते नहीं थे, अगर सुनते भी थे, धत तेरी क्या आई सब ये। तो सेन साहब के मकान के बगल में 4-5 मकान और गरीबों का था। उसी में से एक मकान था गिरधर लाल का। गिरधर लाल, और गिरधर लाल गरीब थे, सेन साहब ने ही उसको बसाया था, ये बात सही है। और गिरधर लाल सेन साहब के ही कारखाना में किरानी का काम करते थे। और गिरधर लाल को भी एक बेटा था, उसका नाम था मदन। हाँ, मदन बदमाश नहीं था, कासू की तरह वो उदंड नहीं था। हाँ, सेन साहब के बड़े आदमी तो कई मित्र भी थे उनके। हाँ, कई मित्र थे। और सेन साहब का जो बेटा था खोखा, वो उतना मन बढ़ू हो गया, उसका मन उतना न बढ़ा दिया सेन साहब ने, अपनी मां, उसकी मां ने, पिता ने, वह दूसरों को भी कुछ समझता नहीं था। तो सेन साहब के बरसाती में कार खड़ी थी, सेन साहब ने अपने ड्राइवर से कहा, उसका ड्राइवर था सोफर, हाँ, और एक क्लीनर भी था, सफाई करने वाला। तो अपने ड्राइवर से कह दिया, कहने का भाव कुछ और था, ठीक है ना। अब कुछ चीजें तो लोग कह देता है, लेकिन उसका भाव तो अलग होता है ना। जैसे मैंने तुमको अभी दही रखा, मैंने कहा देखो बिल्ली न खाए, ये का कमी चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ली को नहीं खाने देंगे, कुत्ता को खाने देंगे, तो मतलब नहीं हुआ। अरे मैंने कहने का भाव ये हुआ कि उसको कोई खाए नहीं। तो सेन साहब ने अपने ड्राइवर से कहा, सोफर से कहा कि देखो गाड़ी को कोई छुए नहीं, बस। अब मालिक का आदेश, छुए नहीं, ठीक है भाई। संजोग से क्या हुआ कि एक दिन उसी गिरधर लाल का बेटा जो मदन था, वह खेलते खेलते जो है सेन साहब के कैंपस में घुस गया, चार दीवारी के अंदर घुस गया, देखा नई कार चकमक करती हुई। तो बच्चों में एक बचपना होता है, बाल सुलभ गुण होता है, नजदीक सट करके छू करके देखने का। तुम लोगों में भी अभी अगर यहाँ पर हवाई जहाज गिर जाए, तुम जाके छूओगे, कैसा होता है हवाई जहाज, झांकोगी, देखोगी, होता है, शौक होता है। तो मदन जाकर के उस कार को छूने लगा। अब यहां पर दो बातें होती है, एक तो कार चलती है रोड पर, कोई आसमान में नहीं चलती है जो कि छूने से गंदा हो जाएगा, चलने से भी तो गंदा होगा, धूल कर उड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर मदन ने छू ही लिया ऐसे करके, तो कार कोई फूल की पंखुड़ी नहीं थी जो कि टूट जाएगा, है कि नहीं?
आप उसको डांट करके भी हटा सकते हो, या पुचकार करके भी, बेटा घर जाओ, जाओ 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 घर जाओ, मत छू कर, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, नासमझ है। लेकिन यहां पर सोफर ने गलती कर दी, सोफर ने उसको धकेल दिया और वो गिर गया। कौन? मदन गिर गया। मदन गिर गया तो उसको चोट लगे किसी पत्थर का, खून बहने लगा ठेहुनों से। वह रोते रोते अपनी मां के पास चला गया, मां को बता दिया हमको मारा ड्राइवर ने। अब भला कोई मां अपने बेटे का वो खून बहता हुआ बर्दाश्त कर सके? वह अपने बच्चे को पकड़ती हुई सोफर से लड़ने आ गई कि तुमने क्यों मारा हमारे बेटे को? अगर मेरे बेटे ने गलती क्या की थी, कार छू रहा था, तो आप हटा देते उसको, आपने मारा क्यों? अब दोनों में बहस हो गया, सोफर में और मदन की मां में। अब मदन बार बार, अब मदन की जो मां थी वो मदन का हाथ पकड़े खड़ी थी। अब मदन बार बार अपनी मां से हाथ छुड़ाकर सोफर को मारना चाहता था। बच्चे वाली बुद्धि होती है, मारना चाहता था वो। तो आवाज होने लगी, शोरगुल होने लगा। तो अंदर के रूम में, गेस्ट रूम में सेन साहब बैठे थे, पत्रकार एक दोस्त था उनका, एक सिंह साहब बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। बातचीत यही हो रही थी उस कमरे में कि पत्रकार महोदय जो सेन साहब का मित्र थे, वो अपने छोटा बेटा था वो लेकर के आज आए थे मुलाकात कर। संजोग था, अपनी गाड़ी से आया था। सिंह साहब भी अपनी चरपहिया गाड़ी से आए थे, गाड़ी खड़ी थी। तो आपस में जब बातचीत हुई, चाय पान हुआ, तो सेन साहब ने ही पूछा पत्रकार अपने मित्र से कि लड़का तुम्हारा है? हाँ मेरा है। कहा इसको तुम क्या बनाओगे? तो पत्रकार महोदय भी जानते थे कि हमारा जो मित्र है वो अभिमानी है, घमंडी है। तो पत्रकार महोदय तो पढ़े लिखे होते ही हैं, बड़ा नपा तुला जवाब दिया कि मैं अपने बेटे को एक जेंटलमैन बनाऊंगा। बस सुनने मात्र की देर थी कि हंसने लगे। कौन? सेन साहब का तेरी की जेंटलमैन क्या होता है यार? मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा। जानते हो, लोगों ने बहुत कहा हमको कि आप इसको फलाना स्कूल में डाल दीजिए, चिलाना स्कूल में डाल दीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मैंने तो इसके लिए एक टीचर रखा है, और वो टीचर मेरे कारखाने का ही बढ़ई मिस्त्री है। रोज आता है हथौड़ी लेकर के और हमारे बेटे को कांटी ठोकने सिखाता है। अब कल्पना करो, सोचो, जिसका बाप का ख्वाहिश हो हम बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, और वो टीचर रख रहा है एक मूर्ख आदमी, बढ़ई मिस्त्री, कांटी ठोकने वाला, बसुल्ला चलाने वाला, तो वो बच्चा जिंदगी में चपरासी भी बन पाएगा? इंजीनियर की बात तो दूर गई। और इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर जैसा ही टीचर रखना पड़ता है ना, वैसा ही जो कि टीचर पढ़ा लिखा कि नहीं। पत्रकार महोदय को बड़ी हंसी आई और अपने मित्र पर अंदर से अंदर थोड़ा गुस्सा भी, लेकिन बात को टाल गई। जानते थे कि ऐसा है, ये किसी की ये श्री को देखना, उन्नति, किसी के बच्चे को अच्छा समझता ये है ना, केवल अपना ही देखता है। ये सब बात ही तो हो ही रही थी कि इतने में इधर क्या कहते हैं कि शोरगुल हो रहा था। तो सेन साहब निकले, तो उसके साथ पत्रकार महोदय भी निकल गए, एक मित्र और था सिंह साहब, वो भी निकल गए। तो जैसे ही सेन साहब निकले तो मदन की जो मां थी वो थोड़ा शर्मा गई। स्वाभाविक है, पहले जमाने में लोग, औरत जो होती थी ना, वो पुरुष को देखकर थोड़ा शर्मा जाती थी। यहाँ तो खास करके मदन की माँ जो थी उसका तो मालिक ही था ना वो, क्योंकि उसका पति उसके कारखाने में काम करता था, तो मालिक ही हुआ। तो वो शर्मा गई और अपने बच्चे को हाथ पकड़ के निकल गई, कुछ नहीं बोली।
सेन साहब ने बड़ा गंभीर आवाज में अपने ड्राइवर सोफर से पूछा, सोफर वो कौन थी? कहा मालिक ये गिरधर की पत्नी थी और वो बच्चा उसका बेटा था मदन। कहा वो क्या कहने आई थी? कहा मालिक उसका बेटा आकर के कार तोड़ रहा था। बात पकड़ना, मैंने जो ड्राइवर था सोफर वो भी झूठ बोल दिया। कहा वो आकर के कार तोड़ रहा था, मैंने मना किया इसलिए उसकी मां लड़ने आ गई। ये नहीं कहा कि वो छू रहा था मैंने ढकेल दिया उसको खून बह गया चोट लग गई, ये सब नहीं कहा। तो स्वाभाविक है कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगी। तो सेन साहब को गुस्सा हो गई। अरे एक तो कार तोड़ने आ रहा था बच्चा और तुमने मना किया तो उसकी मां उल्टे लड़ने आ गई। उसकी ये हिमाकत है। यहां पर थोड़ा मिसगाइड कर दिया किसने? सोफर ने भी झूठ बोल दिया। ठीक है, तो पत्रकार सिंह साहब बोले कि अब ठीक है दोस्त हम चलते हैं। तो सिंह साहब तो अपने गाड़ी लेकर के निकल के चले गए। अब जो है पत्रकार महोदय ने कहा हमको ही विदा करो, हम भी जाते हैं। कहा ठीक है। तो जैसे ही वो अपने गाड़ी के पास आए कि देखा कि अगला चक्का का हवा खत्म, टायर में हवा ही नहीं है। तो पत्रकार महोदय को लगा कि शायद पंचर हो गया होगा, स्वाभाविक हो। तब तक दूसरे तरफ नजर गई तो उस चक्के का भी हवा गायब था। तो पंचर तो होता है एक चक्का, या खूब किस्मत खराब है 2 चक्का। लेकिन उसके बाद तो चारों चक्का देखा तो चारों चक्का का हवा निकला हुआ था ना। और गाड़ी के नीचे सेन साहब का बेटा जो था कासू खोखा, वो बैठ करके नीचे से गाड़ी का पार्ट वगैरह ढीला कर रहा था, जो भी मशीन का पार्ट होता है नीचे में। ठक ठक की आवाज हो रही थी। पत्रकार ने देखो ये क्या है, तो झांक कर देखा तो सेन साहब ने, ड्राइवर ने सोफर ने कहा मालिक ये तो खोखा छोड़कर किसी का कारनामा हो ही नहीं सकता। सेन साहब झुके और गाड़ी के नीचे से अपने कासू को निकाल लिया, गोद में उठा लिया, अब पोछ उछ दिया। कहा देखा, अपने दोस्त से कहा देखा। उसने क्या किया था, उस खोखा ने, कासू ने, पत्रकार महोदय के गाड़ी के जो पीछे में बैकलाइट होता है ना, उसको चूर दिया था। दोनों तरफ होता है, चूर दिया था। अगर सेन साहब की जगह पर दूसरा कोई अभिभावक होता तो उस बच्चे की पिटाई करता, समझाता कि तुमने क्या किया, गलत क्यों किया। लेकिन ये इसका ज्ञान नहीं रहा। किसको? सेन साहब को ये ज्ञान नहीं रहा। सेन साहब ने बड़े ही खुशी के भाव में आकर के कहा पत्रकार महोदय से, देखा मेरा बेटा तुम्हारा बैकलाइट तोड़ के यह देखना चाहता था आखिर इसमें रहता क्या सब है। अब बताओ कि इतनी छोटी उम्र में ही हमारे बेटे को इतना ज्ञान है, तो निश्चित है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पत्रकार महोदय ने समझ लिया कि तुम्हारे बेटे का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। जिसके बापे का भविष्य खराब है उसका बेटा क्या होगा? है? पीछे का बत्ती तोड़ करके तब देखा जाता है इसमें क्या है नहीं है। इतना अगर ज्ञान सिखाना था तो खोल के देखता, वो तोड़ करके और उसे नीचे में घुस करके। वो 5 साल का बच्चा वो क्या कर सीखेगा जी। लेकिन जरा भी इसमें दुख नहीं हुआ। किसको? सेन साहब को। लेकिन सेन साहब ने अपने ड्राइवर को आदेश दिया, अंदर से पंप लाओ, गाड़ी में चक्का में हवा कर दो, देख लो गाड़ी। खैर ड्राइवर ने गाड़ी में हवा भी भर दी। गाड़ी लेकर के आराम से पत्रकार महोदय भी विदा हो गए, राम राम कह करके। कान पकड़ा कि कभी तुम्हारे यहाँ गाड़ी लेकर फिरने आएंगे। इसके बाद सेन साहब ने कहा ड्राइवर से, गाड़ी बाहर निकालो, और गाड़ी में बैठ करके चले गए कारखाना, कंपनी चले गए। वहां गए, तुरंत बुलाया किसको?
गिरधर लाल को बुलाया, गिरधर लाल इधर आओ। तो कंपनी में तो हजारों लोग रहते हैं, सब लोगों के बीच में ही डांटना शुरू किया। किसको? गिरधर लाल मालिक के सामने में सिर झुकाए खड़ा था। मान लो बहुत बड़ा अपराध किया हो इसने, जैसे कोई अपराधी जज के सामने मुंह नीचे करके खड़ा रहता है, उसी तरह गिरधर खूब कहा संभालो अपने बेटे को, तुम्हारे जैसे बेटे ही गोंडे बदमाश डाकू बनते हैं, उचक्के बनते हैं, नहीं संभालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जेल की चार दीवारी में बैठा जाएगा। यानी दुनिया का सब गुण जो है उसी के बेटे में बता दिया। किसने? सेन साहब ने। गिरधर लाल को बड़ा दुख हो रहा था, अपनी बेटी पर गुस्सा भी हो रही थी। आज जो है मदन के चलते हमको इतना फटकार लग रहा है, 10 लोगों के बीच में गुस्सा थी। खैर पहली बार वार्निंग दे रहे हैं तुमको, समझा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकत कभी हुई तो इसका परिणाम बड़ा खराब होगा। गिरधर लाल को कहा। किसने? सेन साहब। शाम को कारखाना बंद हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए, गिरधर लाल भी घर आए। आने के साथ दनादन ठोकाई शुरू कर दिया। किसका? मदन का, गुस्से में आकर के। चूंकि गिरधर लाल का घर और सेन साहब का घर सटा हुआ ही था, तो सेन साहब अपने बेडरूम में थे और उधर जो गिरधर लाल अपने बेटे को मार रहा था तो वो चिल्ला रहा था, उसकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही थी। किसको? सेन साहब को। खूब मारा, लेकिन एक बार भी गिरधर लाल के सीने में दया नहीं उमड़ी कि जाके कह देंगे बंद करो, मारो मत मारो। ठीक है, थोड़ा दंड मिलना भी जरूरी है मान लो, लेकिन बेतहाशा होकर के मारना। और एक बार भी अगर जा करके गिरधर लाल को कह देता कौन, तो मजाल नहीं था गिरधर लाल मारता, क्यों? मालिक था ये। और ये हंस रहा था। इसकी पत्नी मिस सेन साहब अंदर से बड़ा चिढ़ी हुई थी। किस पर? सेन साहब पर, कि कैसा ये आदमी है, एक बच्चे की खामखा पिटाई हो रही है और वो पिटाई इसी के चलते हो रही है और ये हंस रहा है। लेकिन थी तो वो पत्नी। किसकी पत्नी थी? ऊपरी मन से तो कहना ही पड़ा कि ठीक है कर रहा है गिरधर लाल, अब पत्नी है भाई क्या करे, आपस में लड़ाई तो नहीं करेंगे। खैर मार खा लिया। किसने? मदन ने। लेकिन उसी दिन मदन ने प्रतिज्ञा कर लिया, उसी दिन से मदन प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा कि आज तो मैंने खामखा मार खाया, हमारी कोई गलती नहीं थी। और मार खाया किस लिए? कार छूने के। मेन जड़ तो वही था। ठीक है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। पिताजी ने मारा, ठीक है। उस दिन के बाद मदन सेन साहब के मकान की तरफ झांकना भी बंद कर दिया। देखो ये गरीब का होता है, झांकना भी बंद कर दिया। करना क्यों जाएंगे उधर, जाना तो दूर क्या, झांकता भी उधर नहीं था उस गेट की तरफ। अपने ही गली में खेलता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था मदन। नहीं, संजोग से एक दिन क्या हुआ कि मदन अपने दोस्तों के साथ अपनी गली में खेल रहा था। कासू निकल गया बाहर। कासू कौन? सेन साहब का बेटा खोखा। वो बाहर निकला तो उसकी जो है दृष्टि पड़ गई मदन पर कि मदन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। अब इसके मन में भी बाल सुलभ गुण पैदा हो गया। बच्चों में तो होता ही है, लड़ाई हम तुम लड़ते हैं, बच्चा थोड़ी लड़ता है, बच्चा अभी तो लड़ जाएगा, 1 घंटा में फिर तुमसे मिल जाएगा। नहीं, तो मदन जो अपनी गली में खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, लट्टू आपस में खेल रहा था। लट्टू को देख करके कासू का मन जो है चल गया कि अब हम भी खेलेंगे। वह चल दिया मदन की तरफ। अब मदन ने देख लिया कासू आ रहा है। अब मन ही मन में वह खुश हो गया कि आज बदला लेने का अवसर मिला है। क्यों? कि मदन मन में सोच लिया कि कासू तो अमीर बाप का बेटा है, बिगड़ा हुआ बेटा है,
यह तो आएगा तो मालिक वाला शान दिखाएगा, अब मालिक वाला शान दिखाएगा तो इसको मार भी करेंगे हम। सोच लिया था। जैसे ही वह आया, आके कहा कासू ने कि लट्टू हम भी नचाएंगे। मदन ने कहा नहीं। तो जितने मदन के साथी थे सब डर गए, सब हट गया, वहां से दूर खड़ा हो गया। उसको डर लग गया कि बाप रे बाप, अमीर बाप, यही तो गरीबों में खराबी है, अमीरों से डर जाता है। क्यों डरते हो, क्या करेगा वो हमको खाना दे रहा है, उसके जमीन में बसे हुए हैं, नहीं करेंगे। हाँ क्या करोगे बोलो। और जितना डरता है उतना अमीर लोग गरीबों को डरा करके रखता है। तो वो लोग गरीब लोग जो है, बच्चे लोग हट गए। उसने सोचा कि बाप रे बाप, सेन साहब का बेटा है और ये खेलने नहीं देगा, अन्याय हो जाएगा। जबकि गरीब लोग क्या करता है, तुरंत दे देता है अमीर बच्चों को, ले ले। कहा नहीं लट्टू नचाएंगे। मदन ने कहा तुम जैसे लड़के लट्टू नहीं, गाड़ी में जाके बैठ, तुम लोगों की गाड़ी है, क्यों उसी गाड़ी को चुनी मार लगी थी इसको। कहा नहीं लट्टू नचाएंगे। कहा लट्टू तुम्हारे बाप का नहीं नचाओगे, लट्टू नचाना है तो जा खरीद लो, बाप से बोलो खरीद देगा। कहा नहीं, बिगड़ा हुआ तो था ही, वो समझता जैसे अपने घर में रहते उसे बाहर रहते हैं। अरे घर में तुम्हारा बाप तुमको कुछ नहीं कहता है, बाहर करोगे उठा पटक के लोग छाती नहीं तोड़ देगा। तो कहा यही लट्टू नचाएंगे। तो मदन ने कहा ठीक है तो छू के देख ले। बस मदन ने लट्टू नचा दिया और जा करके लपक गया उस लट्टू को पकड़ने के लिए। कौन? कासू। ज्यों ही लपका पकड़ने के लिए, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहा था। कौन? उठा के पटक दिया, सीना पे चढ़ गया और उतना न फाइटिंग मारा उसको मुंह में, तब तक मारते रहा जब तक कि उसको संतोष नहीं होगा कि हाँ अब पुष्ट इसको दे दिए। उसी मार के क्रम में उसका 2 दांत टूट गया। किसका? अब दांत टूटेगा तो खून तो बहेगा ही भाई। एक तो अमीर बाप का बेटा, सुकुमार बेटा था, उतना मार खाया, खून तो बहेगा ही। पुष्टांग दे दिया, दांत तोड़ दिया, तब प्रेम से सीने पर से उठ करके कहा जाओ जाओ बाप को कह दो। उतना मार खाया, चल नहीं पाता था, घर गया, खून बह रहा था, कपड़े उपड़े में खून लग गया था। बाप ने देखा तो बाप का तो पारा आसमान चढ़ गया, सेन साहब का। तुरंत गाड़ी बैठा चला गया, कहाँ? कारखाना। और जाने के साथ बुलाया किसको? का जल्दी निकलो मेरे कारखाने से, नौकरी हटो तुम। अब रही बात कि तुम जो जितना दिन नौकरी किए हो, 15 दिन 20 दिन, महीना तो नहीं पूरा है, कल आकर के हिसाब करना, अभी निकलो मेरे सामने से निकलो। इतने गुस्से में थे। कौन? सेन साहब। नौकरी तुम्हारी गई। गिरधर लाल कुछ नहीं बोले। इधर जब मदन ने उसको मारा, किसको? तो मदन ने सोच लिया कि जब हम बदमाशी नहीं किए थे तो पिताजी के पास हमारी शिकायत गई, पिताजी ने इतनी पिटाई की हमारी, आज तो हम बदमाशी किए हैं, आज तो मारे हैं हम, तो शिकायत तो आज भी होगी, तो आज तो दुन्ना मार लगेगा हमको। इसलिए वह घर से भाग गया, घर से भाग गया। लेकिन कब तक घर से भागोगे भाई? भाग के कहां जाओगे? आज दोपहर में ही आ गया। कौन? गिरधर लाल, क्योंकि नौकरी से हटा दिया गया। घर आया, अपना खाया पिया। मदन घर से बाहर ही था। शाम हो गई, मदन को भूख लग गई। वह चुपके से अपने घर में घुसा, किचन में घुसा चुपके से। मम्मी और पापा रूम में थे। चुपके से किचन में घुस के खाना खा लिया, खा लिया। और चुपके से वह मम्मी पापा जिस रूम में थे, उसी रूम की खिड़की के सामने वह कान लगा करके सुनना चाहा ये कि पापा मम्मी जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत को पकड़ के हम अंदाज लगा लेंगे कि पापा गुस्से में है, सिंपल मूड में है। तो कान लगा करके अभी सुनना ही वो चाहता था।
अंधेरा था, एक बर्तन उसके पैर से टकरा गया। किसके पैर से? आवाज हुई। आवाज हुई तो मदन इधर से उधर भागने लगा और उधरे से घूम करके मदन का पिता आ गया। मदन भगा कि अब आप पिताजी पापा मारेंगे, और उसके पापा जो थे गिरधर लाल, उसने सोचा कि शायद कोई चोर घुस गया है, तो वो उधर से घुस गया। दोनों का आमना सामना हो गया। मदन ने अपना पीठ मजबूत कर लिया कि अब तो देना ही, दांत पे दांत भींच लिया कि पापा आप सटेंगे तो देना ही शुरू कर देंगे बिना पूछे। लेकिन गजब तब हो गया जब गिरधरलाल सटे मदन के पास, मदन ने अपनी दांत भींच ली, पीठ मजबूत कर लिया, लेकिन गिरधरलाल ने मदन को गोद में उठा लिया। कहा बेटा आज तुमने अच्छा काम किया है, आज तुमने विष के दांत तोड़ दिए। मतलब विष के दांत का यहां पर अर्थ ये नहीं हुआ कि जहर का दांत, यहां मतलब हुआ विष के दांत कहने का अभिप्राय हुआ कि आज तुमने सेन साहब के अभिमान को क्या कर दिया, घमंड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और ये काम तुम्हें पहले ही करना चाहिए था। रही बात नौकरी की, तो नौकरी तो इसी तरह आती है और जाती है। कोई फ्री में सेन साहब हमको पैसे देते नहीं थे, हम खटते थे। तो जिसके यहाँ खटेंगे उसे बता लेंगे क्या रखा हुआ है। जब नौकरी करना है तो कहीं भी नौकरी। लेकिन इतना जरूर है, आज तुमने एक नेक काम किया। मदन तो अवाक रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पिताजी इस प्रकार से हमारे साथ बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे, ऐसा सोचा भी नहीं था। उस दिन उनको पता लगा कि नहीं, हमारे पिताजी भी केवल इसके अभिमान के चलते फंसे हुए थे इसकी नौकरी में। इससे कोई सेन साहब से कोई सुखी नहीं था। मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है कौन? अमीर लोग ना। ये कहानी हो गई। अब इस कहानी में ये दिखाया गया, अपने तरफ से लेखक ने बताया है कि जब अमीर और गरीब लड़ता है तो गरीब तो सैकड़ों होता है, अमीर एक दो होता है। अमीर गांव में सब अमीर नहीं ना है। गांव में अगर 100 मकान है तो 80 तो मकान किसका है? गरीब। 20 मकान अमीरों का है। लेकिन जब अमीर और गरीब में लड़ाई होती है तो जीतता है अमीर। उसका कारण यह है कि जो गरीब हैं, कुछ गरीब डर से, कुछ गरीब को अमीर लोग खरीद लेते हैं पैसे के बल पर। इसलिए जीत किसकी होती है? अमीर की होती है, गरीब की नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, किसके? नंबर 2, मदन में और कासू में जो लड़ाई हो रही थी, लड़ाई, तो उसको लेखक ने कहा बंगले का पिल्ला और गली का कुत्ता। हाँ, बंगले का पिल्ला कहा किसको? कासू को। मदन को कहा। तो दोनों में मजबूत जानते हो कौन होता है? गली का कुत्ता मजबूत होता है। ये कहा जो हो रहा था। जिस समय कासू अपने घर से निकल करके और मदन के पास लट्टू नचाने जा रहा था, उस समय लेखक ने कहा हैं, मदन के जो मित्र लोग थे उसको कहा कौआ। कौआ की जमात, जमात माने टोली। और कासू को कहा हंस। कासू को क्या कहा? हंस। अमीर आदमी को कहा हंस कौवे की जमात में मिलने के लिए ललक गया। जबकि अमीर को गरीब के बीच में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे तुम घृणा करते हो ना, उसको कुछ समझते ही नहीं हो, तो फिर जाते क्यों हो? तो इस प्रकार से
ये तीनों लाइन जो है मुख्य इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है। और अंत में आकर के लेखक ने सिद्ध कर दिया कि आदमी में अगर आत्मशक्ति हो, आत्मबल हो, दृढ़ विश्वास हो, तो वह किसी से भी टकरा सकता है न्याय के पथ पर, ठीक है। इतनी ही कहानी हो गया।